जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज मैं बात करने आया हूँ बिहार के परिचय के बारे में बात करने। बिहार एक स्टेट है और वो जो है हमारा उसके परिचय पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा अगर एक बार आप उसको देखेंगे तो। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो बनाने का मेरा क्या पर्पस है और मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा और उससे आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो है ये मेरे दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी वाला और इसके बाद वाला जो वीडियो आप 2 में देखेंगे वो ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मैंने बिहार के लिए एक स्पेशल क्लास भी ली हुई है, पूरी लाइव सेशन, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर और आपको यही सब कुछ बताते हैं। 10 मिनट के इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको बीपीएससी पैटर्न के हिसाब से इसका परिचय देना चाहता हूं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहली बात अगर आप बात करिएगा तो बिहार का भौगोलिक परिचय जो है यानी जियोग्राफिकल जो है, इसकी स्थिति जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप 24 डिग्री पर 20 घंटा 10 मिनट, 20 डिग्री 19 घंटा 50 मिनट, ये नॉर्थ का हो गया। और ये यानी कि इस लॉन्गिट्यूड से लेकर के और 27 डिग्री 31 घंटा 15 मिनट की यहाँ नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ में है। और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 88 डिग्री 17 घंटा और 40 मिनट का ईस्ट में है। इसकी भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश का, पूरे देश का 2.86% और इसका स्थान जो है वो 12वें स्थान पर आता है। इसका एक रेक्टेंगुलर शेप इसका आकार है और इसकी चौहदी की अगर बात करिएगा तो ये उत्तर में 7 जिले, दक्षिण में 8 जिले और पूर्व में पश्चिम बंगाल के 3 जिले और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 8 जिले से ये अपना बॉन्ड बनाती हैं। राजकीय वृक्ष इसका पीपल है, राजकीय पुष्प इसका गेंदा है, राजकीय पशु इसका बैल है जिसको गौर भी कहते हैं। तो पिछली बार की बीपीएससी में सवाल पूछा भी था कि गौर का मतलब क्या होता है, तो गौर का मतलब होता है पशु, बैल, जिसको बैल को ही गौर कहा जाता है। गौरैया इसकी राष्ट्रीय पक्षी है और समुद्र तल से इसका जो ऊंचाई है वो 200 किलोमीटर है और औसत की अगर बात करेंगे तो 183 फीट यानी कि 53 मीटर की अप्रॉक्स में इसकी रेंज है। इसकी एक प्राचीन कालखंड भी है। उसकी महाजनपद, इसमें टोटल 16 महाजनपद 3 बिहार में स्थित थे, जिसमें पहला हो गया मगध जो सबसे शक्तिशाली रहा है, अंग जो राजधानी जिसकी चंपा रही है, बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली में रही है और ये विश्व का प्रथम गणतंत्र जो शैली बनी थी। बौद्ध संगीतियों की अगर बात करिएगा तो प्रथम राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के नेतृत्व में किया गया था। द्वितीय काल कालाशोक के शासन में हुआ था। तृतीय जो हुआ वो पाटलिपुत्रा यानी कि तृतीय वैशाली में हुआ, तृतीय पाटलिपुत्रा में हुआ और अशोक के कालखंड में हुआ। इसके बाद चतुर्थ जो है वो कुंडलवन कनिष्क के काल में हुआ और ये कहां पर हुआ था, कुंडलवन कहां है इसकी कमेंट आउट मुझे कर दीजिए आप। ये चारों परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान रखें। मौर्य एवं गुप्त राज्य साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अखंड भारत की स्थापना और सम्राट अशोक की धम्म नीति परिवर्तन जो है वो इसी कालखंड में हुई। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है और आर्यभट्ट का जन्म जो है वो यही हुआ है। बौद्ध और जैन धर्म की अपनी भूमिका है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और पावापुरी में भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ है। और इसमें एक बात याद रखना है जो अभी एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में नहीं 599 ईसा पूर्व में हुआ है। एनसीईआरटी ने, न्यू एनसीईआरटी ने पैटर्न चेंज किया है कि भगवान महावीर स्वामी जो थे उनकी जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व हुई है, मतलब कि भगवान बुद्ध के पहले जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। हालांकि अब तक हम लोग ये रटे थे कि 540 होगा और 563 होगा तो भगवान बुद्ध बड़े थे, लेकिन अभी के हिसाब से भगवान महावीर स्वामी जो है वो बड़े हैं न्यू एनसीईआरटी के मुताबिक, यही इसमें लिखा हुआ है। इसकी एक परिचय है, ये पूरी डिटेल नहीं है, डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा जहां पर मैं लाइव क्लास लिया हूं और पूरी की पूरी जो है वो आपको सेशन उसमें दिया हुआ है, 1 by 1 उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। उस पर डेली लाइव क्लास होती है 11:45 पे, वहां पर आपको ये सब डिटेल में जाके पढ़ने को मिलेगा। 1857 का विद्रोह जो हुआ, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध कमान संभाली और 1917 में चंपारण राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ और 3/20 भाग कर जो नील की खेती करने की प्रथा थी उसका विरोध किया गया और सबसे बड़ी बात कि वो सफल भी रहा। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसी घटना के बाद हुए थे। 1931 की सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और गंगा शरण सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। 1942 भारत छोड़ो में 11 अगस्त को पटना सचिवालय गोलीकांड जयप्रकाश नारायण द्वारा हजारीबाग जेल से भागकर आजाद दस्ता का गठन किया गया। 1942 की बात है ये। तो ये एक परिचय है और इस परिचय से आप इतना समझ लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। वो पढ़ना कहाँ है तो उस यूट्यूब चैनल पर, हमारे इसी चैनल पर जाके दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ लेना है। इसके अपवाह तंत्र जो है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। बिहार के 2 भौगोलिक भाग उत्तर से दक्षिण में विभाजित करती हैं और बक्सर में चौसा में जो है वो बिहार में गंगा प्रवेश करती हैं। इनकी कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर बिहार के अंदर है, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो 2525 किलोमीटर है पूरी गंगा की लंबाई। उत्तरी नदियां यानी कि हिमालय से गंगा, घाघरा, गंगा में मिलने वाली घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। यहाँ पर एक महानंदा नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है,
तो महानंदा भी, ये सारी की सारी यहाँ पर देखो, घगरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इधर से मिलने वाली नदियां जो है वो दक्षिण से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? कर्मनाशा, जिसको अपवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि कर्मों की नाश कर देगी नदी, इसको अपवित्र माना जाता है। इसकी नदियों का, इस नदी का पानी जो है वो उपयोग करने के लायक नहीं माना जाता है। अपवित्र नदियां ये कर्म की नाश करने वाली बोलते हैं इसको। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, जो कि सोन नदी इधर आती है और अमरकंटक से उधर जाती है वो नदी। उस नदी का आप नाम बता दीजिए मुझे, बस मैं मान लूंगा कि हाँ आपकी ज्योग्राफी जो है वो चल रही है। पुनपुन, फाल्गु और गया में विष्णुपद मंदिर, रबर बैंड डैम की इसी पर बात हुई है। जलप्रपात ककोला जलप्रपात नवादा में है और धुआं कुंड जलप्रपात जो है वो सासाराम के अंदर है। और इस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, पूरी की पूरी क्लास ली है इसके ऊपर, जाकर के जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये हमारा कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और अजय नदी, ये नीचे से मिलने वाली नदियां हैं। बिहार के अंदर सबसे अधिक जो है नॉर्थ में नदियां हैं और पानी अधिक नॉर्थ में ही मिलता है, साउथ में थोड़ा सूखा पड़ता है। इसलिए फसल भी इस तरह से होते हैं, जहां पर नदियां में पानी है, जहां पर ड्रेनेज अच्छे हैं, वहां पर फसल वो होते हैं जिसको पानी अधिक से अधिक चाहिए। इधर वो होते हैं जिसको सूखा हुआ जमीन चाहिए उसको उगने के लिए, और प्रकृति ने हमें दोनों बना के दिए हैं। तो उस हिसाब से इसकी डिवाइडेंट भी हुई है और वो मैंने आपको पढ़ाए थे। कुछ सेंसस की घटना ले लो, बिहार जनगणना 2018 की महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें इंडिकेटर्स हो गए कुल जनसंख्या। बिहार उस वक्त डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, 10,40,99,452। तृतीय स्थान देश की कुल जनसंख्या का 8.6%, और इसका शीर्ष जो है वो पटना और न्यूनतम जो है वो शेखपुरा, मतलब सबसे अधिक अगर कोई है तो शेखपुरा के अंदर में और सबसे न्यूनतम जो है वो पटना के अंदर में। जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करोगे तो 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के अंदर। मतलब सबसे अधिक अगर राज्य में पूछोगे तो सबसे अधिक राज्यों की डेंसिटी बिहार की है, और सबसे अधिक अगर आप यूटी पूछोगे तो दिल्ली की है। ध्यान रखना, प्रथम स्थान जो है वो भारत में सर्वाधिक घनत्व, और शीर्ष जो है यानी कि इसकी जो डेंसिटी की बात करोगे तो 1888 सबसे अधिक शिवहर में लोग हैं और कैमूर में सबसे कम लोग हैं। कैमूर थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ता है। हमारे बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रही है, 61%, 61.80% रहा है हमारा साक्षरता दर। सबसे अधिक रहा है पुरुष का रहा है 71.2% और महिलाओं का रहा है 51.5%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो यही है, बिहार ही है। और रोहतास सबसे टॉप पे साक्षरता दर है और पूर्णिया सबसे नीचे लेवल पे है। ये सब बातें एकदम से आपको पूछ लिए जाएंगे, एकदम से टक से सवाल आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या है भाई साहब? तो 911 मेल और फीमेल्स का रेशियो है, ये बड़े लोगों की बात है। शिशु यानी कि जो बच्चे का होता है वो 935 है और राष्ट्रीय कितना है? 943 है। सबसे अधिक गोपालगंज की है, 1021 लड़कियां हैं वहां पर 1000 पुरुषों पर, और मुंगेर की सबसे कम है, 876 लड़कियां हैं वहां। तो यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्थिक समीक्षा एवं कृषि इकोनॉमिकल हिसाब से देख लो, जो बिहार की ग्रोथ विकास दर है वो रही है 10.6%। कृषि एवं औद्योगिक प्रगति, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था लगभग 74% कार्यबल अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। भौगोलिक संकेत, इसको जीआई टैग मिला है, मिथिला का मखाना, कतरनी चावल, जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ होते हैं आपको ये सब पता होना चाहिए। मखाना की बोर्ड कहाँ पर है? मखाना की बोर्ड मधुबनी में है, ध्यान रखना। कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है हमारे बिहार के अंदर। जर्दालू आम भागलपुर में होते हैं, शाही लीची मुजफ्फरपुर में होते हैं, मगही पान ये भी एक जीआई टैग वाला है, और मगही पान मुझे लिटरली नहीं पता है कि कहां पर जीआई टैग है, लेकिन नीचे वाले एरिया का ही कोई होगा, आप देख लेना। उद्योग, बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय के सोवियत संघ के सहयोग के स्थापित। रेलवे बैगन संयंत्र मोकामा और भागलपुर से सिल्क सिटी के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि भागलपुर में उद्योग होता है। बरौनी में रिफाइनरी है, बेगूसराय में जो रिफाइनरी है उसकी बात हो रही है यहाँ। तो ये रही कुछ पॉलिटिकल्स इसकी बातें। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कमिश्नर कौन होता है, डीएम कौन होता है, मजिस्ट्रेट बीडीओ कौन होता है, इनकी क्या क्या भूमिका होती है, शीर्ष पर कौन होते हैं, ये सारी चीजें जरूरी है हमारे बिहार के एग्जाम के लिए। प्रशासनिक वर्गीकरण की अगर बात करोगे तो 9 प्रमंडल है, और 9 जो प्रमंडल का मुखिया होता है उसको कमिश्नर कहते हैं। मतलब एक प्रमंडल का जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है उसको बोलते हैं कमिश्नर। तो पूरे बिहार में 9 कमिश्नर हो गए, क्योंकि 9 प्रमंडल है। अब प्रमंडल कितने हैं? तो 9 है। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। पटना में बक्सर, आरा सब आ जाता है। मगध में गया की तरफ सब कुछ आ जाता है। मुंगेर बिहार के सबसे एंड पॉइंट पर है वहां। भागलपुर, सारण ये देख ही रहे हो। तिरहुत मुजफ्फरपुर की तरफ होता है, ध्यान रखना है। दरभंगा, कोसी, सहरसा तरफ, और पूर्णिया तो है ही। यहाँ पर टोटल 38 जिले हैं, और नवीनतम जो सबसे नया वाला बना है वो 38वां बना है, वो अरवल बना है। मैं आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जितने मैंने लिख के लाए हैं वो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो बहुत ओरिएंटेड है। अनुमंडल की बात करोगे आप तो सामुदायिक विकास खंड 534 है, और न्यायिक जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 3 फरवरी 1916। ये बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ है। विधायिका एवं प्रतिनिधित्व, विधायिका का स्वरूप जो है वो द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल विधानसभा प्लस विधान परिषद इसके अंदर में है। उच्च सदन और निम्न सदन इसको बोलते हैं, द्विसदनीय है ये, बाई कैमरल बोलते हैं इसको, यानी कि इसके पास उच्च सदन निम्न सदन विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा का सीट इसके पास 243 है, और एससी के लिए आरक्षित है 38, और एसटी के लिए 2। विधान परिषद का सीट टोटल 75 है। संसदीय प्रतिनिधित्व तो लोकसभा की 40 सीटें और एससी हेतु 6 और राज्यसभा की 16। ये ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर याद रखना, ये सब पूछ लिए जाते हैं ये सब। अगला देखो स्लाइड के अंदर, इसकी कला, संस्कृति और जल कल्याण योजनाएं, मैंने इसमें परिचय दिया है आपको पूरा,
वीडियो को 2x पर देख लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पारंपरिक चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, प्राकृतिक रंग और मिथिला लोक गाथाओं का चित्रण। पटना कलम, पटना कलम एक पद्धति है, ध्यान रखना, बिना रेखांकन के सीधे ब्रश से पेंटिंग जो सामान्य जनजीवन को दर्शाता है। पटना कलम एक पद्धति का नाम है, एक पारंपरिक चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग है, उसे पटना कलम है। सवाल पूछते हैं ये सब और खूब लोग फंसता है इसमें। सात निश्चय पार्ट 2, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, एक खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध। प्रमुख लोक उत्सव की अगर बात करोगे तो छठ पूजा और सोनपुर का मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर का मेला है, लेकिन आजकल यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा थिएटर देखने जाते हैं। हालांकि थिएटर देखना गलत नहीं होता है, लेकिन वो एक असामाजिक तत्व को ज्यादा प्रमोट करता है और आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बोल दिया कि भाई वो नहीं होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न एवं शंका समाधान भी मैंने दे दिया है, आप देख लो यहाँ पर। बजट, परीक्षा, 1857 के समय में भारत छोड़ो की भूमिका, नदियों का उद्गम, आप एक बार इसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। लास्ट में आपको यही कहना था कि मैंने पूरी सीरीज आपको पढ़ा के रखी है बिहार स्पेशल की, तो आप अगर नहीं देखें तो आप जाइए सबसे पहले और उस बिहार सीरीज वाली जो है पूरी क्लास को पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल के ऊपर कोई भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। बिहार स्पेशल पूरा मैंने पढ़ा दिया है, वीक का क्लास में लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, पूरा बीपीएससी का सारा क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो बिहार स्पेशल से रिलेटेड कोई सवाल जो है वो नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो सेंसस का हो, चाहे वो कोई और कला संस्कृति का हो, चाहे किसी भी प्रकार का डेटा हो, छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें पूरा बिहार स्पेशल क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को आपने देखा, आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो बिहार की पॉलिटी के ऊपर होने वाली है। यहाँ से इस क्लास को समाप्त किया जाएगा। मेरा क्लास 11:45 में हर दिन लाइव चलता है, उसमें जरूर से जरूर कनेक्ट होइए वहां जब तक आपकी एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो को देखा।